नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष प्रसाद आज फिर आ गया हूं आप लोगों के सामने एक मुद्दा लेके। आज का हमारा मुद्दा ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिए हैं, लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं कि 1 साल तक जितना हो सके सोना कम खरीदिए, बाहर देश की जो टूर पे है वो आप कम कीजिए और ईंधन की डीजल पेट्रोल की खपत कम कीजिए। कारण ये है कि बाहर देशों में जो युद्ध चल रही है, इस वजह से जो डीजल पेट्रोल की हमारी पूर्ति को पूरा नहीं किया जा सकता है, आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लोगों से, आम जनता से रिक्वेस्ट करी है कि जितना हो सके सोना कम खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए, बाहर की जो ट्रिप है आपकी वो कम कीजिए। लेकिन सर बहुत सारे जो चमचे हैं जी, चमचे फड़फड़ाने लगे हैं कि देखिए मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी सोना लेने के लिए कम कर दिए, बंद कर दिए कि नहीं खरीदना है सोना। और कुछ समय पहले ही ये बयान दे रहे थे यही चमचे लोग कि देखिए सोना का रेट कैसे बढ़ गया, भाव कैसे बढ़ गया, डीजल भाव का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक ठीक है, जब सोने का भाव बढ़ रहा था तो यही अपोजिशन वाले बहुत सारे बयानबाजी कर रहे थे कि गरीब अपने बच्चों का शादी कैसे करेगा, सोना कैसे खरीदेगा। लेकिन जैसे ही सोना कम खरीदने की आदेश आई, लोगों में पता नहीं कहां से इतना पैसा आ गया कि सोना खरीदने के लिए उतावल हो रहे हैं। बोले हमारे मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए मना कर दिया। मना कैसे कर सकते हैं? हमको, हमारे पास पैसा, हम खरीद सकते हैं। लेकिन यही जब सोना का भाव बढ़ रहा था तो इनकी छाती फट रही थी कि भाई सोने का भाव इतना बढ़ गया है कि हम अपने बच्चियों का शादी, गरीब अपने बच्चों का शादी कैसे करेगा। और अब यही लोग के पास पता नहीं कहां से अचानक पैसा आ गया। जैसे ही मोदी जी ने ये बयान दी कि बात बोल रहे थे, बयान दिए कि अभी साल भर नहीं कहां से पैसा आ गया इतना सारा, बस सोना खरीदने के लिए उतावल हो गए हैं। और अब बोल रहे कि हम बाहर का ट्रिप क्यों नहीं करें, बताइए। और इससे पहले भी हमारे देश के जो पी चिदम्बरम साहब हैं, उन्होंने भी बयान दिए थे। हाँ, जब उन्होंने भी मतलब रिक्वेस्ट की जनता से कि आप सोना को कम खरीदिए। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 2011 की 13 की घटना है। तो उस समय जब कहा गया तो उस समय जो चमचे थे वो कहाँ थे? नहीं, उस समय आवाज क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उनके पापा श्री ने बोला था ना, इसलिए जी उसमें आवाज नहीं उठाया। और यही बात आपको बता दें कि जो ये राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के जो चमचे हैं, वो जिस तरीके से मोदी साहब को कहते हैं कि मोदी सरेंडर, बिल्कुल मोदी हमेशा बेहुदा बयानबाजी करते रहते हैं, टिप्पणियां करते रहते हैं। उनको कुछ, उनके पास तो कुछ है नहीं काम करने को। अरे उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं सर। वही बोल रहा हूं ना कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है काम करने को। तो कभी वोट चोरी को लेके, कभी नरेंद्र सिलेंडर को लेके, गैस सिलेंडर को लेके। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर हमारे देश, गैस हमारे देश में नहीं बनता है। गैस हमारे बाहर देशों से इंपोर्ट होता है, ईरान में। हाँ, और अब बाहर देश में सबको पता है कि बाहर देश की आज की परिस्थिति क्या है, कितने वॉर चल रहे हैं और कितने सालों से चल रहे हैं। और देखिए, इस वार का अगर जिम्मेदार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते, जिम्मेवार तब मानते, उनका खंडन करते, उनका विरोध करते। लेकिन मैं सबसे आसान भाषा में बता दूं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को कि मान लिया जाए कि एक घर है, ठीक जी, और घर को चलाने वाला कोई एक मुखिया है जी। अब उनके पास अगर अचानक कभी कोई ऐसा हो, परिस्थिति खराब हो सकता है, परिस्थिति खराब हो जाए, तो वो मतलब वो जैसे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा कम खर्च करना, कम में गुजारा करना, ज्यादा जैसे कि आवश्यकता होती है। हाँ भाई, जो शौक है, शौक को थोड़ा रोक दो और जो जरूरत है उसके हिसाब से चलो चलने का। तो बताइए कि उस मुखिया का बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल ही मानना चाहिए, क्योंकि हमारा मुखिया हमारे फायदे की बात कर रहे हैं, नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोगों को मिलकर मुखिया का सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। तो हमारे देश का मुखिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिल्कुल। तो उनका क्यों ना सपोर्ट किया जाए और क्यों ना सपोर्ट करे। लेकिन यही राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो चमचे वगैरह हैं वो कहते हैं कि मोदी सरेंडर। तो मैं उनसे कह दूं, थोड़ा याद दिला दूं उनको कि यही जवाहरलाल नेहरू, उनके जो परदादा हुए, परदादा छरदादा जो हुए, जवाहरलाल नेहरू, जब अमेरिका जब ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया था कि आप अपने पॉन्ड्स की वैल्यू को गिराओ, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने रुपये की वैल्यू को गिरा दिए थे।
जबकि दबाव बनाया था इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन भारत क्यों गिरा दिया भाई? उसमें तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनका तर्क ये था कि आज अमेरिका ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना रहा है तो हमारे ऊपर भी दबाव बनाएगा। अरे भैया तुम्हारे ऊपर दबाव बनाया नहीं और पहले ही सरेंडर कर दिया, तो भाई सरेंडर तो तुम हुए हो ना, तो अपने परदादा को नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे सरेंडर। उसके बाद आप दोबारा देख लीजिए उनकी दादी श्री इंदिरा गांधी, वो जब हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, आपात मतलब ऐसा मतलब आ गया था कि अनाज नहीं उपज रहा, अनाजों का दिक्कत हो गया था, तो अनाज के लिए अमेरिका से कांटेक्ट किए। अब अमेरिका बोलता है कि हम अनाज तुमको इस कीमत पर देंगे कि तुम अपने वैल्यू को, तुम अपने रुपये के वैल्यू को और गिराओ। अब सोचिए कि उस समय खाने पीने की चीजें और भी देश थे, लिया जा सकता था, लेकिन पता नहीं इंदिरा गांधी क्यों उन्हीं से लेने के लिए विवश थी, मतलब आतुर थी और अपने वैल्यू रुपये के वैल्यू को गिरा दिए। तो उस समय जब सरेंडर हुए तो उसमें नहीं, दादी श्री को नहीं कहेंगे कि हम सरेंडर हुए हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अनाज भी ऐसा था कि हमारा जानवर भी नहीं खा सका, वहां का जानवर भी नहीं खाता था और वैसा अनाज दिया था। उस अनाज के लिए अपने रुपए के वैल्यू को गिरा दिया गया था। और यही तो छोड़ दिए नहीं, ये तो बहुत और तो आपको बता दूं कि जब पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को, उस समय भी मतलब अमेरिका के सीआई को पता चल गया था, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल गया था कि यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, तो वहाँ के द्वारा अमेरिका के द्वारा दबाव बनाया गया, तो फिर इंदिरा गांधी परीक्षण रोक दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, पता नहीं लोग कैसे इंदिरा गांधी को आयरन लेडीज कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। और उस समय जब इंदिरा गांधी सरेंडर हुई तो भाई कि राहुल गांधी कहाँ रहते हैं इस सब बातों को नहीं, और नहीं बोल इन सब बातों को जब क्योंकि उनकी दादी और नाना की बात है ना, तो वो अपने ऊपर थोड़ी उंगली उठाएंगे। और जब जब आईना दिखाया जाएगा राहुल गांधी को तो कहाँ छिप जाते हैं पता नहीं चलता है, इसके ऊपर कभी बात ही नहीं करते हैं। जिस तरह से एक बोट चोर का नाटक कर रहे थे, जब कोर्ट ने में ये साबित करने की बात आई भाई आप प्रूफ करो तो बाहर देश निकल गए, भाग गए। इनका यही फंडा है, यहाँ पे कुछ गंध मचा के और तुरंत बाहर देश निकल जाते हैं। केरल में जिस तरह से चुनाव हुआ जी, तो हाँ जीत गया कांग्रेस जीत गया। ये भी एक देखो, जो वोट चोरी वाली बात करते हैं, ईवीएम पे रोना रोते हैं, अगर बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम हैक हो जाता है। जी, सही बात। लेकिन वहीं अगर दूसरी कोई पार्टी जीतती है, कांग्रेस हो चाहे और भी कोई पार्टी, तो वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं होता है। पाकिस्तान का झंडा फहराने लगा सब, केरल में। केरल में सही बात बता रहे हैं। ये कोई नया बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। आप कांग्रेस की रैली में उठा के आप कहीं भी देख लीजिए, किसी राज्य का रैली उठा के देख लीजिए, जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। तो यही राहुल गलत बात हुआ। तो यही राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारा संविधान खतरे में, तो जब पाकिस्तान का झंडा लहराता है तो उस समय नहीं, तब कुछ नहीं, तब कोई संविधान खतरे में नहीं आता है। यही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले ही घटना है, यही ममता बनर्जी जो आईपैक के खिलाफ जो जांच चल रहा था उसके ऊपर ईडी जो छापा मारी थी, तो संविधान के ध्वजा उड़ाते हुए गए, वहां से फाइलें को छीन दिए। तो ये कैसे संविधान खतरे में नहीं था? नहीं, तब कोई संविधान खतरे में नहीं आता है। वहाँ जब SIR चल रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब वहां पर चल रहा था, उसके खिलाफ में ममता बनर्जी अड़ गई, मतलब अड़ गई कि हम होने नहीं देंगे, जबकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो इसको जब रोका जा रहा है, जो संविधान में जो उल्लेख है इस बात का, संवैधानिक प्रक्रिया है, तो इसको जब रोका जा रहा है, इसके खिलाफ में अड़ जा रहे हैं आप कि नहीं होने देंगे, तो ये क्या संविधान खतरे में नहीं है ना? वो लोग कुछ भी करे तो संविधान खतरे में नहीं आता है। लेकिन अगर यही बात कोई भी देश के हित के लिए अगर मोदी जी कुछ बोल देवे तो तुरंत अपोजिशन वालों के छाती पे सांप लौटने लग जाता है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, संविधान खतरे में आ जा रहा है, तुरंत संविधान खतरे में आ जाता है। और एक और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि मोदी ने देश बेच दिए, अडानी को सब कुछ बेच दिए। और जब उनसे पूछेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई किसको बेचे, नाम बताइए, नाम नहीं बताएंगे। अरे भाई कोई अगर सामान कोई जैसे खरीदेगा, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं होता है, मान ली कि हम अपना जमीन किसी को अगर बेचेंगे तो भाई जो खरीदेगा वो अपना नाम लिखेगा ना जी। बिल्कुल, रजिस्ट्री होता है ना, पेपर बनता है। आपके ऊपर है कि हम खरीदे हैं, तो भाई देश को किसको बेचा, दिखाओ हमको। नहीं, वो प्रूफ है ही नहीं किसी के पास, झूठा प्रोपेगेंडा खाली फैलाना। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं रेलवे को बेच दिया। अरे भाई जब रेलवे को जब बेच दिए तो रेलवे को कौन खरीदा, उसका दिखाओ। आज भी लिखा हुआ था भारतीय जनता को, माने कि कोई भी हो जी, जैसे कि अंबानी को दे दिया, तो अंबानी भारत के नागरिक है जी, तब ना दिया है। वही बात है, तो लोग कहते हैं कि अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिए। अरे वो पूरी तरीके से आज देखा जाए तो आप सही बता रहे थे सर कि जो आज का जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है।
कुछ नहीं बचा नहीं, कुछ मुद्दा नहीं बचा है। और जो ये बात बोलते हैं कि देखिए मोदी साहब ने सोना पर रोक लगा दी है, ये पर रोक लगा दी है, वो पर रोक लगा दी है, तो भाई अब कोई अगर घर में संकट आया और उस संकट का जिम्मेवार अगर घर का मुखिया नहीं है तो मुखिया के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर आप मुखिया के साथ खड़ा नहीं है तो आप घर द्रोही हैं, आप अपने घर का दुश्मन हैं। अपोजिशन वाले सेम वही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो आज के जो विपक्ष है उसके पास कोई मतलब मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, मतलब बेफालतू का बात करते रहते हैं। और जो अभी केंद्र में मौजूद जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उसके ऊपर केवल और केवल उंगलियां उठाना है और कोई काम उनके ऊपर बचा नहीं है उनके पास। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा जो एनालिसिस किया गया, जिस तरीके से विस्तार पूर्वक बताया गया, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।